हेलो दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। एक बार फिर से मैं आपके सामने लक्ष्मीकांत के एक नए चैप्टर के साथ हूँ। सबसे पहले तो अभी इस लेक्चर को रिकॉर्ड करने में मुझे थोड़ा टाइम लग गया, उसके लिए मैं पहले माफ़ी चाहता हूँ। तो आज हम सिटीजनशिप के बारे में बात करने वाले हैं, जो हमारे संविधान के पार्ट 2 में है और आर्टिकल 5 से 11 तक है। अभी तक हमने लक्ष्मीकांत के 6 चैप्टर्स को कवर कर लिया है। इसमें हमने संविधान की पृष्ठभूमि देख ली, हमने संविधान के सिद्धांत देख लिए, हमने संविधान का निर्माण देख लिया, फिर हमने देख लिया कि संविधान में प्रस्तावना जो है वो कैसे अस्तित्व में आई, प्रस्तावना किन किन चीज़ों को बताती है, क्यों इम्पोर्टेंट है। फिर हमने संविधान के पार्ट 1 को देख लिया था। उस पार्ट 1 में हमने संघ और उसके राज्य क्षेत्र के बारे में पढ़ा था। अब आज हम पार्ट 2 को देखने वाले हैं, जिसमें सिटीजनशिप की चर्चा है। अब इस चैप्टर में हम ये देखेंगे कि हमारे देश के जो नागरिक हैं, उनको नागरिक होने का अधिकार कहाँ से मिलता है, कौन से ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं, कौन से ऐसे एक्ट्स हैं जो किसी भी व्यक्ति को किसी देश के नागरिक के रूप में स्थापित करते हैं। अब देखिए, ड्राफ्टिंग कमेटी ने हमारा संविधान कितने साइंटिफिक तरीके से लिखा है। सबसे पहले उन्होंने भाग 1 में बताया कि हमारे देश का क्षेत्र क्या क्या होगा। फिर वो भाग 2 में बताते हैं कि उस क्षेत्र में रहने वाले लोग कौन-कौन से होंगे। फिर जब हम भाग 3 पढ़ेंगे तो हम उसमें फंडामेंटल राइट देखेंगे। उसमें हम देखेंगे कि वो बताते हैं कि जो भी लोग हमारे देश के हैं, हमारे देश के जो नागरिक हैं, उनके अधिकार क्या-क्या होंगे। फिर हम देखेंगे अगले पार्ट में कि इस देश में जो सरकार है, जो भारत का क्षेत्र है, उस क्षेत्र में जो रहने वाले लोग हैं, उनके जो अधिकार हैं, उन पर शासन करने वाली जो सरकार है, उसके क्या-क्या दायित्व हैं, वो हम डीपीएसपी में देखेंगे। फिर हम देखेंगे कि नागरिकों को अधिकार दिए गए हैं, साथ ही साथ उनके कर्तव्य क्या है, जिनको भाग 4 ए में शामिल किया गया। तो आप इस सीक्वेंस को समझिए, कितने साइंटिफिक तरीके से हमारे संविधान निर्माताओं ने इस सीक्वेंस को लिखा है। तो आज हम संविधान के पार्ट 2 की बात करेंगे। इसको हम मेनली 6 हेडिंग्स में कवर करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले तो सिटीजनशिप की मीनिंग और सिग्निफिकेंस देखेंगे। फिर हम सिंगल सिटीजनशिप के बारे में चर्चा करेंगे, क्या होता है सिंगल सिटीजनशिप, क्यों सिंगल सिटीजनशिप भारत जैसे देश के लिए महत्वपूर्ण है। फिर हम देखेंगे कि हमारे संविधान में सिटीजनशिप से रिलेटेड क्या-क्या प्रोविजंस है। फिर उसके बाद हम सिटीजनशिप एक्ट देखेंगे, क्योंकि जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस होंगे वो सिर्फ ये बताएंगे कि संविधान के कमेंसमेंट के टाइम पे भारत के नागरिक कौन थे और भारत की नागरिकता कैसे प्राप्त की जा सकती है, भारत की नागरिकता कैसे समाप्त हो सकती है, उसके बारे में जो चर्चा है वो सिटीजनशिप एक्ट 1955 में है। फिर हम देखेंगे कि इस एक्ट में 1955 के एक्ट में क्या-क्या अमेंडमेंट्स हुए हैं और उन अमेंडमेंट्स ने सिटीजनशिप के कॉन्टेक्स्ट में क्या-क्या चेंजेस लाए हैं। लास्ट में हम ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया के बारे में देखेंगे और फिर हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो आइए एक-एक हेडिंग को हम अच्छे से डील करते हैं। तो सबसे पहले हम मीनिंग एंड सिग्निफिकेंस देखते हैं। अब देखिए, किसी भी देश में 2 तरह के लोग होते हैं, एक नागरिक, दूसरे विदेशी, यानी सिटीजन्स एंड एलियंस। अब नागरिक विदेशियों से अलग कैसे होते हैं? किसी भी देश के नागरिक को उस देश में सिविक और पॉलिटिकल राइट्स दोनों प्राप्त होते हैं। वहीं एलियंस को सारे सिविक और पॉलिटिकल राइट्स प्राप्त नहीं होते। अब एलियन भी 2 टाइप के हो सकते हैं, फ्रेंडली एलियन हो सकते हैं, एनिमी एलियन हो सकते हैं। अब जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, जो फ्रेंडली एलियन होंगे, उनको एनिमी एलियन की तुलना में थोड़े से ज़्यादा लिबर्टी होंगी, थोड़े से ज़्यादा पॉलिटिकल और सिविक राइट्स होंगे। ठीक है? अब हम देखते हैं कि किसी भी देश के नागरिक को क्या-क्या अधिकार और क्या-क्या कर्तव्य दिए गए हैं। अब कोई भी व्यक्ति अगर किसी देश का नागरिक है, तो उसे ये ज़रूरी है कि उस देश के नागरिक होने के नाते उसे कुछ अधिकार प्रदान किए जाए, जो उसे एलियन से या विदेशियों से अलग करेगा। तो हमारे देश में भी बहुत सारे ऐसे राइट्स हैं, जो कि सिटीज़न्स को प्रोवाइड किए गए हैं। हम देखते हैं कि आर्टिकल 15, 16
19, 29 और 30 ये पांचों फंडामेंटल राइट के पार्ट हैं। तो इन पांचों आर्टिकल में जो भी राइट्स हैं वो केवल और केवल इंडियन सिटीजन्स के लिए हैं। अब इन पांचों आर्टिकल में क्या क्या बातें कही गई हम ये अगले चैप्टर में अच्छे से कवर करेंगे। यहाँ पे बस आप ओवरऑल ये जान लीजिए कि मौलिक अधिकारों में से अनुच्छेद 15, 16, 19, 29 और 30 ये पांच अधिकार ऐसे हैं जो सिर्फ और सिर्फ नागरिकों को प्राप्त है, विदेशियों को प्राप्त नहीं है। फिर हमारे नागरिकों को ही वोट देने का अधिकार होगा, एलियंस को यह अधिकार नहीं है। फिर इलेक्शन में कॉन्टेस्ट करने का यानी संविधान में चुनाव में भाग लेने का अधिकार सिर्फ हमारे देश के नागरिकों को है। और जो भी पब्लिक ऑफिसेज हैं जैसे प्रेसिडेंट की ऑफिस हो गया, गवर्नर का ऑफिस हो गया, तो इन ऑफिसेज को होल्ड करने का जो राइट है वो भी हम सिर्फ और सिर्फ हमारे सिटीजन्स के पास है। कोई भी विदेशी आके बिना भारत की नागरिकता लिए हमारे यहाँ पे इन पब्लिक ऑफिसेज को होल्ड नहीं कर सकता। अब जैसा कि मैंने आपको बताया है पहले के चैप्टर्स में कि किसी भी देश के नागरिकों को यदि अधिकार दिए जाते हैं तो उन्हें कर्तव्य भी दिए जाते हैं ताकि उन्हें इस बात का एहसास दिलाया जा सके कि वो जिस देश में रह रहे हैं उस देश के लोगों के प्रति, उस देश के संविधान के प्रति और उस देश के समाज के प्रति उनकी कुछ जिम्मेदारियां भी हैं और इन्हीं जिम्मेदारियों को कर्तव्यों के रूप में हमारे संविधान में शामिल किया गया है। तो हमारे नागरिकों के कर्तव्य क्या क्या है? इन सारे कर्तव्यों को अनुच्छेद 51A आर्टिकल 51A में लिख दिया गया है। इनमें 11 मौलिक कर्तव्य हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज हैं। उनके अलावा भी जो हमारे संविधान में नागरिकों के कर्तव्य की बात की गई है वो है पेइंग टैक्सेस और रिस्पेक्टिंग नेशनल फ्लैग एटसेट्रा। अब हमारे नागरिक ही हमारे देश में टैक्स पे करेंगे। क्यों? क्योंकि हमारे देश के संसाधनों का इस्तेमाल वो करते हैं, हमारे देश में पॉलिटिकल और सिविक राइट्स को एंजॉय वो करते हैं। तो इस वजह से वो टैक्स भी पे करते हैं ताकि जो भी समाज के ऐसे तबके हैं जिनके पास जिनकी संसाधनों तक उतनी पहुंच नहीं है जितनी होनी चाहिए, तो उनके सामाजिक समावेशन के लिए ये ज़रूरी है कि जो भी संसाधन संपन्न लोग हैं वो कुछ हद तक टैक्स अदा करें और उस टैक्स का इस्तेमाल सरकार उन लोगों के लिए करे जो अभी समाज में हाशिए पर हैं, जिन्हें स्पेशल अटेंशन की ज़रूरत है। तो ये सारे कर्तव्य भी हमारे संविधान में नागरिकों को दिए गए हैं। अब यहाँ पे आपको ध्यान रखने की ज़रूरत यह है कि भारत में जन्म से जो भी कोई नागरिक बना है या फिर नेचुरलाइज्ड होकर जो भी नागरिक बना है, ये दोनों ही प्रेसिडेंट के पोस्ट को होल्ड कर सकते हैं। वहीं यूएसए में केवल जो जन्म से अमेरिका का नागरिक है वही यूएसए का पोस्ट होल्ड कर सकता है। अगर वहां पे नेचुरलाइजेशन के प्रोसेस के थ्रू अगर मान लीजिए कोई इंडियन ओरिजिन का आदमी को इंडियन अमेरिकन सिटीजनशिप मिल जाती है तो ही वोंट बी एबल टू बी अ प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। क्यों? क्योंकि वो सिटीजन बाय बर्थ नहीं है, जन्म से वो अमेरिका का नागरिक नहीं है। तो ये आपको ध्यान में रखना है, भारत में ऐसा नहीं है। अब हम दूसरे पॉइंट पे आते हैं, यह है सिंगल सिटीजनशिप। ठीक है, सिंगल सिटीजनशिप का क्या मतलब होता है? सिंगल सिटीजनशिप का सीधा सीधा मतलब यह है कि किसी भी देश में कोई आदमी केवल देश का नागरिक होगा। उस देश में जितनी भी इकाइयां हैं जैसे राज्य हो गए, प्रांत हो गए, इनका नागरिक नहीं होगा। अब इंडिया में आप देखते हैं कि फेडरल पॉलिटी है, बट रिगार्डलेस ऑफ हैविंग अ फेडरल पॉलिटी हमने सिंगल सिटीजनशिप को अपनाया है, एकल नागरिकता को अपनाया है। अगर हम दूसरे फेडरल स्टेट्स जैसे यूएसए हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, इन सब देशों में देखें तो वहां पे डबल सिटीजनशिप की बात की जाती है। यानी कि यूएसए में और ऑस्ट्रेलिया में जो लोग होते हैं वो देश के नागरिक तो होते ही हैं, साथ ही साथ वो अपने राज्य के भी नागरिक होते हैं। अब इससे होता क्या है ये देखिए। अब इससे ये होता है कि ये दोनों के प्रति अपनी निष्ठा व्यक्त करेंगे। यूएसए और ऑस्ट्रेलिया में जो भी लोग होंगे वो देश के प्रति भी अपनी निष्ठा व्यक्त करेंगे और राज्य के प्रति भी निष्ठा व्यक्त करेंगे। अब इससे एक प्रॉब्लम क्रिएट होता है डिस्क्रिमिनेशन का। अब एक राज्य की सरकार दूसरे राज्य के लोगों को अपने राज्य में सुविधाएं उपलब्ध कराने में हिचकिचाएंगे, अपने राज्य के लोगों के उत्थान के लिए विशेष प्रोत्साहन देगी, विशेष एफर्ट्स लगाएगी। तो क्या इससे दूसरे राज्य के लोगों के साथ भेदभाव नहीं होगा? अगर एकल नागरिकता होती तो केंद्र सरकार
जो सेंटर में जो गवर्नमेंट है, वो पूरे देश की जनता के लिए एक समान कानून लाती। स्पेशल प्रोविजंस कुछ हो सकते थे, लेकिन ओवरऑल एक समान कानून लाती, देश के सभी लोगों का कल्याण होता। इसमें किसी भी राज्य के साथ भेदभाव नहीं किया जाता। हाँ, स्पेशल अटेंशन दिया जा सकता है, लेकिन जब डबल सिटीजनशिप हो जाती है तो यहाँ पे एक डिस्क्रिमिनेशन यानी भेदभाव की समस्या पैदा होती है। और इसी समस्या को टैकल करने के लिए, इसी समस्या को अबॉलिश करने के लिए हमारे संविधान में एकल नागरिकता की स्थापना की गई है। और एकल नागरिकता इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है कि भारत एक विशाल देश है। भारत में सांस्कृतिक विविधता दुनिया के किसी भी देश से ज़्यादा है। तो इस सांस्कृतिक विविधता और एकता और इस सांस्कृतिक विविधता को बनाए रखने के लिए, भारत की वृहदता को देखते हुए, भारत में एकता और बंधुत्व इन दोनों बातों को प्रमोट करने के लिए, बढ़ाने के लिए हमारे यहाँ पे सिंगल सिटीजनशिप अपनाया गया है। यहाँ पे मैंने लिख दिया है कि सिंगल सिटीजनशिप का पर्पस ही है कि हमारे देश में बंधुत्व और एकता को बढ़ाना नागरिकों के बीच में। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी। जहाँ पे भी आपको कन्फ्यूजन हो, आप वीडियो को पीछे करके देखें, ध्यान से सुनें। मैं हर वीडियो में कहता हूँ कि आप मेरे वीडियो को देखने से ज़्यादा सुनने पे ध्यान दें। पॉलिटी याद करने की चीज़ नहीं है। इसमें जो भी फैक्ट्स हैं वो आपको किसी भी वन लाइनर की बुक में मिल जाएँगे। अच्छे से अच्छी किताबों में आपको ये सारे फैक्ट्स ये कॉन्सेप्ट्स नहीं मिलेंगे। तो मैं बस आपसे यही गुज़ारिश करता हूँ कि आप ध्यान से सुनें। अब हम तीसरे हेडिंग पे आते हैं, जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है। अब देखिए, हमारे संविधान में नागरिकता की बात जब की गई है, तो जाहिर सी बात है कि उससे संबंधित कुछ ना कुछ प्रोविजंस हमारे संविधान में शामिल किए गए होंगे। अब आपको ये बात ध्यान में रखना है कि जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस हैं, वो सिर्फ ये आइडेंटिफाई करते हैं कि जब संविधान का कमेंसमेंट हुआ, यानी जब संविधान प्रभाव में आया, तो उस समय हमारे देश के नागरिक कौन थे या कौन होंगे। संवैधानिक प्रावधान इस बात से डील नहीं करता कि नागरिकता की प्राप्ति कैसे की जा सकती है या नागरिकता की समाप्ति कैसे की जा सकती है। एक्विजिशन और लॉस ऑफ सिटीजनशिप, इन दोनों चीजों से हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन डील नहीं करता है। आपको ध्यान में रखना है। अब देखते हैं कौन कौन से प्रोविजंस हैं जो ये बताते हैं कि संविधान के कमेंसमेंट के टाइम पे हमारे देश के नागरिक कौन कौन से होंगे। तो पहला है आर्टिकल 5। अब ध्यान से सुनिएगा। जो आर्टिकल 5 है, वो ये बताता है कि वैसे लोग जिनका जन्म भारत में हुआ है, वो देश के नागरिक होंगे। उन लोगों के बारे में भी ये आर्टिकल 5 बताता है जिनका डोमिसाइल इंडिया में है। ठीक है। अब देखते हैं कि इसमें कंडीशंस क्या क्या हैं। तो अंडर आर्टिकल 5, अगर कोई व्यक्ति इंडिया में रह रहा है, तो वो भारत का नागरिक होगा अगर उसका जन्म भारत में हुआ हो, उसके पेरेंट्स में से किसी का जन्म भारत में हुआ हो, या फिर वो पिछले 5 सालों से भारत में लगातार रह रहा हो। तो इन तीन स्थितियों को, अगर इन तीन कंडीशंस को फुलफिल करता है, तो वो भारत का नागरिक होगा। आर्टिकल 5, 6, 7, 8, ये चारों प्रोविजंस में किसके बारे में बात की जा रही है, कैसे व्यक्तियों के बारे में बात की जा रही है, आपको बस ये ध्यान में रखना है। अगर ये तीन चीज आप थोड़ी देर के लिए भूल भी जाए तो इससे ज्यादा परेशानी नहीं होगी, लेकिन आपको आर्टिकल 5 का जो एसेंस है वो ध्यान में रखना है। और एसेंस क्या है? कि आर्टिकल 5 ऐसे लोगों के सिटीजनशिप के बारे में बात करता है जो भारत में रह रहे हैं, उनके बारे में। अब आर्टिकल 6 जो है, ये ऐसे लोगों की सिटीजनशिप के बारे में बात करता है जो पाकिस्तान से माइग्रेट होकर इंडिया में आए हैं। ये इसका एसेंस है। अब इसके अंदर में क्या कंडीशन है, इसको अगर आप थोड़े टाइम के लिए भूल भी जाते हैं तो ज़्यादा परेशानी नहीं होगी, लेकिन इसका जो एसेंस है उसको ध्यान में रखना है। तो आर्टिकल 6 के अंदर में पाकिस्तान से कोई भी व्यक्ति अगर भारत आया है तो उसको कौन कौन से कंडीशंस फुलफिल करने होंगे तो वो भारत का नागरिक बनेगा, आइए देखते हैं। कोई भी व्यक्ति अगर पाकिस्तान से भारत आया है, ठीक है, तो उसका जन्म या उसके पेरेंट्स में या ग्रैंड पेरेंट्स में से किसी का भी जन्म अगर अनडिवाइडेड इंडिया में हुआ है तो वह व्यक्ति भारत का नागरिक होगा। यहाँ पे अनडिवाइडेड इंडिया का मतलब 1947 से पहले की बात की जा रही है। 1947 से पहले का मतलब उसका जन्म या पाकिस्तान में हुआ हो या बांग्लादेश में हुआ हो। वर्तमान बांग्लादेश भी इसमें शामिल हो जाएगा। तो अगर इन तीन देशों में से किसी में भी उस व्यक्ति का जन्म हुआ हो और वो पाकिस्तान से भारत आया हो तो वो भारत का नागरिक होगा। अब मान लीजिए कि कोई व्यक्ति पाकिस्तान से 19 जुलाई 1948
से पहले वो माइग्रेट कर गया है और भारत में रह रहा है, तो वो भारत का नागरिक होगा। एक तो था कि जन्म उसका होना चाहिए, फिर उस दूसरा है कि पाकिस्तान से कोई भी व्यक्ति माइग्रेट कर गया है हमारे देश में 1948 से पहले। अब ये जो डेट है, ये डेट इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस डेट के बाद से परमिट सिस्टम लागू हो गया था। इस परमिट सिस्टम के तहत पाकिस्तान से भारत जाने के लिए और भारत से पाकिस्तान आने के लिए जाने के लिए एक परमिट लेना पड़ता था। तो इसी परमिट के डेट को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे ये डेट मेंशन किया गया है कि अगर 1948 से पहले कोई भी भारत में आया है पाकिस्तान से और वो सामान्य रूप से भारत में निवास कर रहा है, तो वो भारत का नागरिक होगा। अगर मान लीजिए कोई 1948 के बाद आया है, तो उसके साथ क्या होगा? तो अगर कोई 1948 के बाद आया है, तो उसको एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया रजिस्टर्ड होना पड़ेगा, तभी वो भारत का नागरिक होगा। ये हमारा आर्टिकल 6 था। अब हम बढ़ते हैं आर्टिकल 7 की तरफ। आर्टिकल 7 ऐसे लोगों की नागरिकता के बारे में बात करता है जो इंडिया से माइग्रेट करके पाकिस्तान चले गए थे, लेकिन दोबारा इंडिया आ गए। तो ऐसे लोगों की नागरिकता के संबंध में क्या कंडीशन है, देखते हैं। सबसे पहला कि वो इंडिया का रेजिडेंट होना चाहिए 6 मंथ से, उस डेट से 6 मंथ जिस डेट को उसने अपने रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई किया। यानी कि अगर कोई व्यक्ति इंडिया से पाकिस्तान चला गया और पाकिस्तान से वापस आया है, तो उसको अपने रजिस्ट्रेशन के लिए एक एप्लीकेशन फाइल करना होगा, और उस एप्लीकेशन को फाइल करने के 6 महीने पहले से उसे लगातार भारत में रुकना होगा। भारत में 6 महीने रुकने के बाद ही वो एप्लीकेशन फाइल कर सकता है कि हमें इंडियन सिटीजन के रूप में रजिस्टर कर लिया जाए। तो आर्टिकल 7 का एसेंस है कि इंडिया से पाकिस्तान माइग्रेट हो गए लोग और फिर दोबारा से पाकिस्तान से इंडिया में आए, तो उनके लिए नागरिकता के क्या प्रावधान होंगे। और आर्टिकल 8, माफ कीजिएगा, आर्टिकल 8 ये भारतीय मूल के लोगों के नागरिकता के बारे में बात करता है। इट डील्स विद द सिटीजनशिप ऑफ द पर्सन्स ऑफ इंडियन ओरिजिन। अभी मैं बताऊंगा कि पर्सन्स ऑफ इंडियन ओरिजिन कौन होते हैं, लेकिन पहले आर्टिकल 8 के प्रोविजंस देख लेते हैं कि पर्सन्स ऑफ इंडियन ओरिजिन्स के लिए क्या क्या कंडीशंस हैं जिसको फुलफिल करके वो भारत के नागरिक बन सकते हैं। तो कंडीशन ये है कि उसको किसी भी इंडियन डिप्लोमेटिक या कॉन्सुलर रिप्रेजेंटेटिव के सामने अपने आप को एज एन इंडियन सिटीजन रजिस्टर करवाना पड़ेगा, तभी जाके वो इंडिया के नागरिक बन पाएंगे। अब ये डिप्लोमेटिक और कॉन्सुलर रिप्रेजेंटेटिव जो होते हैं, ये किसी भी देश के हाई लेवल के ऑफिशियल्स होते हैं। जैसे हमारे एम्बेसडर जो होते हैं, वो हमारे डिप्लोमेटिक रिप्रेजेंटेटिव हैं। तो भारत के जो भी डिप्लोमेटिक रिप्रेजेंटेटिव है, जैसे इंडियन कॉन्सुलेट होता है, अलग अलग देशों में हमारी एम्बेसी होती है, तो वहां पे जाके अगर वो अपने आप को एज एन इंडियन सिटीजन रजिस्टर करवा लेते हैं, कोई भी पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, भारतीय मूल का कोई व्यक्ति, तो फिर वो भारत का नागरिक हो सकता होगा। अब जैसा कि मैंने आपको प्रॉमिस किया कि मैं आपको बताऊंगा कि पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन क्या होते हैं। तो देखिए, कोई भी व्यक्ति जिसका जन्म भारत में हुआ हो, या उसके पेरेंट्स में से किसी का जन्म भारत में हुआ हो, या उसके ग्रैंड पेरेंट्स में से किसी का जन्म भारत में हुआ हो। यहाँ पे भारत का मतलब अनडिवाइडेड इंडिया, यानी कि भारत के स्वतंत्र होने से पूर्व अगर किसी का जन्म भारत में हुआ है, या उसके पेरेंट्स में से किसी का जन्म भारत में हुआ है, या उसके ग्रैंड पेरेंट्स में से किसी का जन्म भारत में हुआ है, और वो सामान्य रूप से भारत के बाहर निवास कर रहा है, तो वो भारतीय मूल का व्यक्ति कहलाएगा। अब दुनिया में देखिए, दुनिया में बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जो भारतीय मूल के हैं। सुंदर पिचई, कमला हैरिस, ये इतने प्रोमिनेंट पर्सनालिटीज हैं जो हमारे पर्सन्स ऑफ इंडियन ओरिजिन के। अब बढ़ते हैं अगले आर्टिकल पे। अगला कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन है आर्टिकल 9 में, जो कि सिंगल सिटीजनशिप से डील करता है। आर्टिकल 9 कहता है कि कोई भी भारतीय नागरिक अगर किसी दूसरे देश की नागरिकता लेता है, तो उसकी भारतीय नागरिकता अपने आप समाप्त हो जाएगी। अब ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि हमने देखा कि सिंगल सिटीजनशिप क्यों हमारे देश के लिए इम्पॉर्टेंट है, हमारे सोसाइटी के कॉन्टेक्स्ट में, हमारे कल्चरल डाइवर्सिटी के कॉन्टेक्स्ट में क्यों सिंगल सिटीजनशिप इम्पॉर्टेंट है। तो आर्टिकल 9 वो आर्टिकल है जो हमारे संविधान में सिंगल सिटीजनशिप की बात रखता है। अब आर्टिकल 10 जो है, ये सिटीजनशिप के राइट को कंटिन्यू करने की बात करता है। इसका कहने का मतलब ये है, जो आर्टिकल 10 है
वो ये कहता है कि संविधान के कमेंसमेंट के टाइम में जो भी भारत के नागरिक थे वो भारत के नागरिक बने रहेंगे। उसके संबंध में पार्लियामेंट कोई कानून लाएगी और वो भारत के नागरिक बने रहेंगे। देखिए, अब इसका इंपॉर्टेंस वही अभी मैं आपको बता रहा हूँ। इट इंश्योर्स दैट एनी इंडिविजुअल हु इज अ सिटीजन ऑफ इंडिया एट द कमेंसमेंट विल कंटिन्यू टू होल्ड देयर सिटीजनशिप। अगर कमेंसमेंट के टाइम पे कोई भारत का नागरिक है तो वो अपनी नागरिकता को बनाए रखेगा। दैट इज वाई आर्टिकल 10 इज इम्पॉर्टेंट। अब अगला जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है वो है अनुच्छेद 11। अब अनुच्छेद 11 स्पेसिफिकली मेंशन करता है कि नागरिकता से संबंधित जो भी प्रावधान है उसको बनाने का अधिकार केवल और केवल संसद को होगा। राज्य विधानमंडल को इस संबंध में कोई भी अधिकार नहीं है। अब नागरिकता से संबंधित प्रावधान क्या हो सकते हैं? नागरिकता की प्राप्ति या समाप्ति, है ना, एक्विजिशन और टर्मिनेशन। तो इन दोनों से संबंधित प्रावधान बनाने का अधिकार केवल और केवल संसद को है, ऐसा अनुच्छेद 11 कहती है। अब अनुच्छेद 11 ने संसद को ये अधिकार दे दिया, तो अपने इसी अधिकार के तहत संसद ने सिटीजनशिप एक्ट 1955 पारित किया और इस एक्ट में बताया गया कि कितने तरीके से भारत की नागरिकता प्राप्त की जा सकती है, कितने तरीकों से भारत की नागरिकता समाप्त हो सकती है। तो आइए देखते हैं सबसे पहले कि कितने तरीकों से भारत की नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। तो एक्विजिशन ऑफ सिटीजनशिप के लिए टोटल 5 तरीके हैं। उनमें सबसे पहला है बाय बर्थ, यानी जन्म से। देखिए, ये कहता है कि अगर 1987 से पहले किसी का भी जन्म भारत में हुआ हो, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द नेशनैलिटी ऑफ देयर पेरेंट्स, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसके पेरेंट्स कौन है। अगर मान लीजिए कि 1987 से पहले कोई विदेशी कपल भारत में आए और वह उन्होंने भारत में एक बच्चे को जन्म दिया, तो वो जन्म से भारत का नागरिक हो जाएगा, है ना। इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि उसके पेरेंट्स विदेशी थे। अब इसको थोड़ा सा चेंज किया गया 2004 में एक संशोधन लाके, कि अगर 1987 के बाद और 2004 के पहले, यानी 1987 से 2004 के बीच में कोई भी व्यक्ति का जन्म अगर भारत में हुआ है तो वो भारत का नागरिक होगा अगर उसके पेरेंट्स में से कोई भी एक भारत का सिटीजन हो। अब यहाँ पे था कि नेशनैलिटी का कोई लेना देना नहीं था। भारत की नागरिकता प्राप्त करने के लिए नेशनैलिटी का मतलब नेशनैलिटी ऑफ पेरेंट्स का, माफ कीजिएगा, जो पेरेंट्स थे उनके नेशनैलिटी का कोई लेना देना नहीं था। लेकिन 2004 में संशोधन करके उनके दोनों पेरेंट्स में से किसी एक का भारतीय होना निश्चित किया गया। अब फिर 2004 के बाद जो जन्मे हैं वो भारत के नागरिक कैसे होंगे, उसके संबंध में ये कहा गया कि अ पर्सन इज एन इंडियन सिटीजन अगर उसके दोनों पेरेंट्स इंडियन हो, या फिर एक पेरेंट इंडियन हो और दूसरा इलीगल माइग्रेंट नहीं हो। इलीगल माइग्रेंट का मतलब इसको क्या बोलेंगे हिंदी में? इलीगल माइग्रेंट आप ऐसे समझिए कि जो बिना किसी वीजा के हमारे देश में आकर बसे हुए हैं, बिना किसी सरकार की अनुमति के हमारे देश में आके बसे हुए हैं, हम उनको इलीगल माइग्रेंट कहते हैं। अवैध प्रवासी, हाँ, इसके लिए सही टर्म होगा अवैध प्रवासी। तो ये तीन बातें थी जो जन्म से किसी भी व्यक्ति को भारत का नागरिक बना सकती है। अगर आपको कंफ्यूजन है, मैं बार बार कह रहा हूं, आप इसको दोबारा सुने, आपको समझ में आएगा। दूसरा तरीका जिसके माध्यम से हम भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं वो है वंश से, बाय डेसेंट। कोई भी व्यक्ति वंश से भारत का नागरिक कैसे बन सकता है? तो देखिए, किसी का भी जन्म अगर दिसंबर 1992 से पहले भारत से बाहर हुआ है तो वो भारत का नागरिक होगा अगर उसके फादर इंडियन सिटीजन हो जब उसका जन्म हुआ हो। मैं एक बार फिर से समझाता हूँ। अगर किसी व्यक्ति का जन्म 1992 से पहले भारत से बाहर कहीं भी हुआ है और उसके फादर अगर इंडियन सिटीजन है तो वो व्यक्ति भारत का नागरिक होगा। ठीक। अब इसमें भी संशोधन किया गया बाद में कि कोई भी पर्सन जिसका जन्म 1992 के बाद और 2004 से पहले, यानी इसके बीच में कहीं हुआ है भारत से बाहर, तो इंडियन सिटीजन होगा अगर उनके दोनों पेरेंट्स में से कोई भी इंडियन हो उसके जन्म के समय। अब थोड़े टाइम बाद संशोधन होता है, एक और संशोधन 2004 के बाद वाले में होगा। अब ये कहता है कि कोई भी व्यक्ति
तो अगर जिसका जन्म दिसंबर 2004 के बाद भारत से बाहर हुआ है, तो वो इंडियन सिटीजन माना जाएगा अगर उसके दोनों पेरेंट्स इंडियन हो उसके जन्म के समय, या फिर एक पेरेंट इंडियन हो और दूसरा इलीगल माइग्रेंट ना हो। तो इस तरीके से वंश से कोई भी व्यक्ति भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकता है। अब देखिए, अब भारत से बाहर यहाँ पे जन्म हो रहा है, तो ये ज़रूरी है कि पेरेंट्स को उस चाइल्ड के बर्थ को रजिस्टर करवाना बहुत ज़रूरी है किसी भी इंडियन कॉन्सुलेट में जाके। और इसकी टाइम पीरियड क्या है? 1 साल के अंदर। यानी अगर किसी व्यक्ति का जन्म भारत से बाहर हुआ है और वो उसके दोनों पेरेंट्स इंडियन हैं, या एक पेरेंट इंडियन है और दूसरा इलीगल माइग्रेंट नहीं है, तो वो भारत का नागरिक होगा अगर उनके उसके पेरेंट ने किसी इंडियन कॉन्सुलेट में उसके जन्म के 1 साल के भीतर जाके रजिस्ट्रेशन करवा लिया हो। ध्यान से इसको सुनिएगा, आपको समझ में आएगा। तो इस तरीके से हम वंश से नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। अब देखिए, एक जो माइनर है वो सिटीजन ऑफ इंडिया होगा बाय वर्च्यू ऑफ डेसेंट एंड ऑल्सो सिटीजन ऑफ एनी अदर कंट्री। कोई भी जो व्यक्ति है वो कोई माइनर व्यक्ति भारत का नागरिक हो सकता है और दूसरे देश का भी नागरिक हो सकता है, लेकिन जब वो एडल्ट हो जाएगा, अपना फुल एज अटेन कर लेगा, 18 साल की अगर उसकी उम्र हो गई है, तो उसको किसी दूसरे देश की नागरिकता त्याग करनी पड़ेगी, तभी वो भारत की नागरिकता रख सकता है। क्योंकि हमारे संविधान में एकल नागरिकता की बात की गई है।